अध्याय 26। अंधेरे में, यह न जानते हुए कि समय कैसे बीत गया, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और यह भी नहीं जानते हुए कि हान ची द्वारा बताए गए 2 चक्कर कितने समय में पूरे होंगे, थाम ली खुद को थोड़ा निराश महसूस करने से नहीं रोक सकी। कई बार उसने हान ची से पूछना चाहा, लेकिन उसे अभी भी इत्मीनान से चलते देखकर अगर वह बार बार पूछती रही तो क्या यह साबित नहीं होगा कि राजा बिजथुओं को धैर्य रखना नहीं आता था। थाम ली फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे लगा जैसे हान ची के सामने वह और अधिक दुविधा में पड़ रही थी। अगर वह सख्त थी तो वह उसके कदमों को नहीं समझेगा, अगर वह कोमल थी तो उसे नहीं पता था। अचानक एक अजीब सी हवा उसके कानों के पास से गुजरी। चारों ओर एक घनी जानलेवा आभा थी। शेनली का चेहरा गंभीर हो गया। एक दानव जानवर है, उसके मजाक में पूछें, यह देखना चाहते हैं कि खूथियन एबिस की तरह दिखता है। दानव जानवर को तोड़ा जा रहा है और उसे स्पष्ट रूप से उसके चारों ओर अनगिनत जोड़े भयावह आंखें देखने की अनुमति दी। ठंडे दांत प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। उनमें से एक ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली हुई थी तथा अपना सिर दूसरे राक्षस जानवर के पीछे छिपा रहा था। उसकी आंखें उदास और क्रूर थी। वे सभी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे किसी शिकारी के शिकार से पहले मौत का सन्नाटा, जिससे लोगों के दिल दहल जा रहे थे। यहाँ तक कि शेन ली भी यह दृश्य देखकर डर से कांपने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और सफेद रोशनी के फीके पड़ने और आसपास के अंधेरे के लौटने का इंतजार किया। उसने पूछा, क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि ये राक्षसी जानवर रास्ते में हमारा पीछा कर रहे थे? बेशक मुझे पता था। उसकी आवाज अभी भी उतनी ही शांत थी जितनी पहले थी। थाम ली का दिल बैठ गया। एक 20 पूंछ वाले लोमड़ी को मारने में पहले ही उसकी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी यह व्यक्ति मुस्कुराते हुए और शांति से बात करते हुए एक राक्षसी जानवर की जान ले सकता था, और यहाँ तक कि इस तरह की जगह पर आराम से घूम भी सकता था। उस भगवान की शक्ति का तो कहना ही क्या, यह आदमी वाकई अलग था। राजा बी कैंग। हान ची कुछ कदम चला और अचानक उसकी ओर देखने लगा। क्या यहाँ की हवा तुम्हें ठंडी और सर्द महसूस कराती है? नहीं तो इसीलिए। हान ची का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ से जाने के बाद इस खुथियन उयेन के पास फिर से अकेले मत आना। थाम ली स्तब्ध रह गई। हान ची ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से ताज़ी हवा की एक धारा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। थाम ली को अपने शरीर से कुछ बहता हुआ महसूस हुआ और हान ची की घायल भुजा से भी काली हवा निकल रही थी। कुछ ही पल बाद हान ची ने आदेश दिया, अपनी सांस रोक लो। बिना किसी हिचकिचाहट के थाम ली ने अपनी सांस रोक ली। आसपास के राक्षसी जानवरों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। वे अचानक चीखने लगे और उनकी ओर झपट पड़े। थाम ली को केवल सिर में हल्का चक्कर महसूस हुआ। कान फाड़ देने वाली चीखें उसके पीछे धकेल दी गईं। जब वह होश में आई तो उसे अचानक अपनी आंखों के सामने एक रोशनी महसूस हुई। ठंडी चांदनी जमीन पर फैल रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। पीछे की रोशनी में हान ची का झुका हुआ चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें जमी हुई थी। थाम ली ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था 2 बार घूमने के लिए? हाँ। हान ची ने अपना सिर उठाया और माथा रगड़ते हुए कहा, इस बार तुम होशियार हो। तुम्हें पता है कि तुमने 2 चक्कर भी पूरे नहीं किए हैं। क्या तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो? नहीं, यह सच है कि अगर तुम्हारे अंदर बुरी ऊर्जा है तो तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते।
अभी तो स्थिति ऐसी है कि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो मुझे डर है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी सांसें अस्थिर थी। बस इतना है कि यह जादू आत्मा को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। मुझे थोड़ा आराम करने दो। उसने थाम लाई का हाथ छोड़ दिया, उसका माथा पकड़ लिया और अकेले ही कुछ कदम आगे चला गया। थाम ली ने उसे खाली देखा। उसकी कलाई से ठंडी हवा बह रही थी। उसकी हथेली से निकला पसीना उसकी कलाई से चिपक रहा था। तभी थाम ली को भ्रम में समझ में आया। पिछले कुछ दिनों से वह सील पर पैच लगा रही थी और एक राक्षस जानवर द्वारा घायल हो रही थी। यहाँ तक कि एक देवता भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसकी बाह पर मौजूद धुआं निश्चित रूप से सरल नहीं था, इसीलिए उसने पहले खुद को बाहर नहीं निकाला। उसने महसूस किया कि उन राक्षसी जानवरों का एक साथ हमला करने का इरादा था, इसलिए उसने अनिच्छा से धुआं बाहर निकालने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया और मुश्किल से खुद ही रसातल से बच निकला। थाम ली के एक हाथ ने उस जगह को ढक दिया जिसे उसने पकड़ा था। यह पता चला कि इतना शक्तिशाली देवता भी घायल होने के कारण असहज था। पता चला दिव्य भगवान हान ची को भी अपनी ताकत दिखाना पसंद है। जब थाम ली और हान ची सैन्य शिविर में लौटे तो सैन्य शिविर में टेंटों की संख्या काफी कम हो गई थी। शिविर की रखवाली कर रहे जनरल ने मशाल उठाई और उन दोनों को देखा। वह अचंभित होकर बोला, दिव्य भगवान, महाराज, आप दोनों क्या हैं? कुछ हुआ है? थाम ली ने संक्षेप में पूछा। जनरल थोंग बेक कहाँ है? थाम ली का जिक्र सुनकर गैरिसन जनरल ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार 5 दिनों से लापता है। जनरल थोंग बेक को लगा कि वह फिर भाग गई है। उसने कई दिनों तक यहाँ खोज की, लेकिन उसे नहीं पाया, इसलिए वह दानव राजा के सामने दोषी होने की दलील देने के लिए अदालत में लौट आया। थाम ली ने आह भरी, निश्चित रूप से। हान ची ने कहा, वे कब चले गए? कल ही चले गए। हान ची ने एक पल के लिए सोचा। सेना बहुत धीमी गति से चली। वापसी के रास्ते में उनके पास अभी भी घायल सैनिक थे, इसलिए वे तेजी से नहीं चले। शायद हम उनसे थोड़ा पहले शाही राजधानी वापस पहुंच सकें। शेन ली ने फैसला किया, चलो अब चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हान ची की ओर देखा। थाम ली की नजर उस पर पड़ी। हान ची मुस्कुराया, महाराज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभिनय का कार्य अभी भी उतना बेकार नहीं है। थाम ली ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा और बादलों पर सवार होकर दूर चला गया। हान ची भी बादलों में कूद गया और पीछे पीछे चला गया। नीचे पहरा दे रहे सेनापति ने दोनों को उड़ते हुए देखा, फिर अपने बगल में खड़े सैनिक से पूछा, अरे तीसरे बेटे, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया और कुछ समझ लिया? सैनिक ने जवाब दिया, उप सेनापति, मैंने भी कुछ ज्यादा ही सोच लिया। हान ची और थाम ली स्वाभाविक रूप से मुख्य सेना की तुलना में बहुत तेज चले। जब तक वे राजधानी लौटे, तब तक विजयी सेनापति वापस नहीं आए थे। लेकिन सड़क की शुरुआत में और गली के अंत में बधाई के झंडे और फूल लटके हुए थे। शेन ली, जो बादलों में था, ने नीचे झंडे और फूल देखे। उसने खुशी से कहा, हर बार जब मैं किसी अभियान पर जाती हूँ, तो मुझे हमेशा वह पल पसंद आता है जब मैं जीत के साथ लौटती हूँ। उनके लटकते हुए झंडे और फूल और उन खुशनुमा मुस्कुराहटों को देखकर मुझे पता चलता है कि मैं जो कर रही हूँ, वह कितना सार्थक है। जिंगजी थोड़ा स्तब्ध था। उसके झुके हुए चेहरे को देखकर जो मुस्कुरा रहा था, वह अपनी आंखें मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, महाराज की महत्वाकांक्षाएं हैं। नीचे अपनी हवेली को देखकर शेन ली ने कहा, मैं पूरी तरह से गंदा हूँ।
दानव राजा से सीधे मिलने जाना वास्तव में अशिष्टता है। मैं पहले धोने के लिए अपनी हवेली वापस जाऊंगा। क्या महाराज पहले महल में प्रवेश करना चाहेंगे? मैं वह बोलने ही वाला था कि उसने अचानक अपने बगल में एक महिला की दयनीय चीख सुनी। महाराज, महारानी, तुम यहाँ वापस आओ। थामली ने भौहें सिकोड़ी और नीचे देखा। केवल नून नहा को पानी की एक बाल्टी लेकर लिविंग रूम से रोते हुए, जमीन पर रेंगते हुए और बुरी तरह रोते हुए देखा। थामली जल्दी से बादल से नीचे उतरा और नूह नहा के पास गया। क्या बात है कि तुम इतने घबरा रहे हो? नूह नहा ने अपना सिर उठाया और थामली को देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें उसे खाली आंखों से देख रही थी, जैसे कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। थामली ने भौहें सिकोड़ी। क्या गड़बड़ है? नूह नहा ने बॉक्स को नीचे फेंक दिया। दोनों हाथों से थामली की कमर को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, हूँ महारानी, पालतू जानवर रखें। बस नूह नहा को धमकाते रहो। जैसे ही उसने दो शब्द दानव जानवर सुने, थामली को लगा कि उसका दिल कस गया है। इससे पहले कि वह पूछ पाता, उसने अचानक एक धमाका सुना। लिविंग रूम का दरवाजा खुला। एक आदमी जो अभी भी थोड़ा गर्म था, केवल पैंट के बजाय एक तौलिया लपेटा हुआ था, गुस्से में बाहर भागा। लानत है लड़की, मैं तो जलकर मर गया। देखो, मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी हवा बही, जिसने उस आदमी की आंखों के सामने से सारी धुंध हटा दी। उसने आंगन की ओर देखा जहां अब एक आदमी और एक औरत थे, जो कुछ देर के लिए विचारों में खो गए थे। थामली ने भी उसके लाल, जले हुए शरीर को देखा, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और पूछा, तुम कौन हो? आदमी चुप था। यार्ड में केवल नूह नहा की आवाज सुनी जो उसे गले लगा रही थी और लगातार रो रही थी। महाराज, महामहिम। अपनी आंखों के सामने महिला की पहचान जानकर आदमी का लाल चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। इस समय अचानक एक सफेद कोट ने उसे ढक लिया। हान ची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फॉट डुंग क्वान, क्या थिएन क्वान ने तुम्हें नहीं सिखाया है कि बाहर जाने से पहले तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए? हान ची के चेहरे पर मुस्कान देखकर फॉट डुंग को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। यार्ड फिर से शांत हो गया। थामली ने हान ची को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे फॉट डोंग सेना थीन टोन। हान ची को अपनी आंखें नीची करके और थोड़ा सिर हिलाते हुए देखकर थामली के होठों का कोना फड़क उठा। उसने ठंडे भाव से नून नहा की शर्ट उठाई। यह चीज शाही महल में क्यों घुसी? नून नहा का चेहरा आंसुओं से भरा था। नून नहा भी इसे नहीं चाहती, लेकिन यह तो दानव राजा का आदेश है। नून नहा के पास कोई और विकल्प नहीं है। हु नून नहा को जाने देते हुए थामलाई ने अपना माथा दबाया। उसकी रोने और शिकायत को सुनते हुए राजकुमार ने कहा था कि वह एकांत में था या कुछ और, लेकिन वह स्पष्ट रूप से भाग गया था। तभी महल से कोई आया और शशश को पकड़ लिया, जो बिस्तर पर राजकुमार के रूप में बदल गया था। उसे कुछ बार हिलाने के बाद शशश एक पक्षी में बदल गया। वे शशश को ले गए और कहा कि वे इसे कभी वापस नहीं करेंगे। नहुक बहुत दुखी है। बाद में उसने सुना कि फाट डोंग क्वान दानव राज्य में आया था। दानव राजा ने उसे अस्थायी रूप से हवेली में रहने की व्यवस्था की और नहुक को उसकी सेवा करने के लिए कहा। लेकिन उसकी सेवा करना बहुत कठिन है। खाना खाते समय हमेशा नखरे करते हैं, जिससे रसोइया नाराज हो जाता है और फिर खाना पकाने से मना कर देता है। चीजों को इधर उधर फेंकना पसंद करता है, इसलिए ट्रोंग ताऊ अब ऐसा नहीं करता। नूह नहा से सब कुछ करवाता, यहाँ तक कि नहलाना भी।
उसे ठंडा और गर्म रखता। हु इतना परेशान करने वाला व्यक्ति, क्या राजा उसे पीट पीट कर मार सकता है? घीट। दरवाजा फिर से खोला गया। फू रोंगजून ने गुस्से से कहा, किस तरह का गुलाम ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करता है? शेन ली ने रुया को उसकी रक्षा करने के लिए अपने पीछे पकड़ लिया। फू रोंगजून को ठंडे भाव से देखते हुए, मेरी छोटी लड़की ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करती है। फू रोंगजून को कोई असंतोष है। शेन ली सुनेंगे। फू रोंगजून को राक्षस जानवरों को खाने की अफवाह याद आ गई। अनजाने में उसने अपनी लार निगल ली और दूर देखने लगी। मैंने अभी ऐसा कहा था। फू रोंगजून दानव क्षेत्र में चला गया। शेन ली को पता नहीं था, इसलिए मैं अभी असभ्य था। लेकिन कृपया शेन ली को यह पूछने के लिए क्षमा करें, फू रोंगजून स्वर्गीय क्षेत्र में क्यों नहीं रहा, बल्कि परेशानी पैदा करने के लिए हमारे दानव क्षेत्र में आया। उसका स्वर ठंडा था, उसकी अभिव्यक्ति रूखी थी, जो उसके दिल में छिपी अवमानना को छिपा नहीं पा रही थी। क्या तुम नहीं जानते कि शेन ली के पिछले असफल भागने के कारण अब जब तुम उसे देखती हो तो तुम बहुत अपरिचित लगती हो? अध्याय 27। मानो उसके शरीर में जानलेवा आभा फैल गई हो। फॉर्ट डुंग चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। यह आदमी, उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। यह आदमी वास्तव में ऐसी महिला नहीं थी जिससे वह शादी कर सके। अगर फॉर्ट डुंग जुन को पहले थाम ली के बारे में कोई भ्रम था, तो इस पल वे भ्रम पूरी तरह से बुझ गए थे। उसने अपना गला साफ किया और अपना चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, यह इस स्वामी ने केवल यह सुना है कि चूंकि खुथियन रसातल में राक्षस जानवर भाग गए थे, इसलिए दानव क्षेत्र बुरी आत्माओं से भर गया था। इसलिए दयालुता के कारण वह दानव कबीले के लोगों के लिए बुरी आत्माओं को दूर करने आया था। महामहिम। वह रुका और अधिक चतुराई से बोला, इतना विनम्र नहीं। शेन ली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा स्त्रैण था, उसके कपड़े चमकदार थे, यहाँ तक कि उसके सिर पर एक चमकदार सुनहरा ड्रैगन जेड हेयरपिन सुशोभित था। वह तुरंत ठंडी हंसी, अमर भगवान मजाक कर रहे हैं। फू रोंगजून के शाही परिवार द्वारा आलोचना किए जाने के अलावा पूरे 99 स्वर्गों में कौन सा अमर उसे इस तरह की निगाह से देखने की हिम्मत करेगा? उसने गुस्से में अपनी आवाज उठाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हो, फिर भी चुपके से मुझे नीची नजर से देखते हो। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर हम शुद्ध करने की क्षमता के बारे में बात करते हैं, तो हान ची के भगवान के अलावा स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई नहीं है। शोर करना बंद करो, हान ची ने अचानक बीच में टोका। उसने फू रोंगजुन को उदासीनता से देखा। इस बार अमर भगवान दानव क्षेत्र में आए। क्या स्वर्गीय सम्राट को पता है? फू रोंगजुन ने जिंगजी को देखा, अपने सिर को अस्वाभाविक रूप से खुजलाते हुए। हालांकि यह दिव्य भगवान हमेशा उदासीन दिखाई देता था, कभी कभी धीरे से मुस्कुराता था, लेकिन हर बार जब वह उससे बात करता तो फू रोंगजुन अनजाने में ठंडा महसूस करता और गंभीरता से जवाब देता, बेशक मैंने पहले ही स्वर्गीय सम्राट को बता दिया है। राज परिवार ने मुझे दानव वंश के लोगों की मदद करने के लिए कुछ समय और यहीं रहने को कहा। बहाना सिर्फ अपनी भावनाओं को थाम लाई से जोड़ना था। यहाँ खड़े सभी लोग इसके पीछे छिपे अर्थ को जानते थे, लेकिन किसी ने इसे उजागर करने की जहमत नहीं उठाई। थाम ली ने अपना माथा रगड़ते हुए मन ही मन सोचा कि आने वाले दिनों में उसे फाट डुंग क्वान के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। अचानक उसके पीछे खड़े हान ची ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है। आज अभी भी सुबह है और भगवान फाट डुंग ने अभी अभी स्नान किया है। उनका शरीर साफ है, जो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। हाँ,
लॉर्ड फू रोंग दंग रह गए। शेन ली को भी हान ची को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि आम लोगों के लिए यह आशीर्वाद सिर्फ एक बहाना था। महाराज, आप। शेन ली समझ गए। आप लॉर्ड फू रोंग को धमका रहे हैं। अभी अभी मैंने देखा कि राजधानी का दक्षिण पूर्वी कोना घने धुंध से भरा हुआ था। क्यों न लॉर्ड फू रोंग आज वहां जाकर देखें। उन्होंने पहले ही स्थान बता दिया था। फू रोंग जून को बाग से उतरने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए वह केवल सिर हिलाकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकता था। कह रहा था, ठीक है दिव्य भगवान। फू रोंग जून के जाने के बाद शेन ली ने अनजाने में पूछा, क्या उसने कभी दिव्य भगवान को नाराज किया है? महाराज ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि दिव्य भगवान उसे धमका रहे हैं। जिंगजी बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, और शेन ली ने और पूछने की जहमत नहीं उठाई। रुया को गर्म पानी तैयार करने के लिए कहा और फिर नहाने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जब छोटे से आंगन में कोई नहीं बचा था, तो जिंगजी ने अपना हाथ अपने मंदिर को रगड़ने के लिए उठाया। खुद से बुदबुदाया, मैं बस। जब मैंने उसे देखा तो थोड़ा गुस्सा हो गया। आह भरते हुए हान ची ने धीरे से हंसते हुए कहा, आखिर क्या हो रहा है? हाम ली ने चीजों को व्यवस्थित करना समाप्त किया और हान ची के साथ खुशी खुशी शैतान महल में प्रवेश किया। इस समय जनरल शांगबेई ने एक्सप्रेस घोड़े द्वारा जो स्मारक भेजा था, उसे भी शैतान राजा की मेज पर रखा गया था। शांगबेई के लेखन की सामग्री को पढ़ने के बाद दानव राजा किंग यान और ची रोंग को बुला पाता, इससे पहले उसने दरवाजे के बाहर गार्ड को यह घोषणा करते हुए सुना, महाराज, राजकुमार और हान जी सेनापति आ चुके हैं। यह सुनकर दानव राजा दंग रह गया। उसने स्मारक को मेज पर रख दिया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अंदर आ जाइए। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और दानव राजा ने अपने लबादे ठीक किए और उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हान जी सेनापति आ चुके हैं। दानव कबीले ने उनका दूर से स्वागत नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि दिव्य राजा मुझे माफ कर देंगे। दानव राजा बहुत विनम्र है। हान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं शून्य स्वर्ग रसातल की सील को ठीक करने के लिए दानव क्षेत्र में गया था। मैं दानव राजा को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन बी शांग राजा को एक गवाह की जरूरत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। शेन ली ने तुरंत सलाम किया और समझाया, माँ राजा, इस बार शेन ली वास्तव में शादी से नहीं भागी थी। मैं सीमा पर सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए जाता हूँ। मूल रूप से जनरल शांगबेई के साथ लौटने का इरादा था, लेकिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। दानव राजा ने शेन ली को देखा। यदि आप वापस आ गए हैं, तो इस मामले के बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि मो फैंग ने कहा कि इस बार आपने एक बड़ी उपलब्धि बनाई है। इसे अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में विचार करें। मैं राजा के आदेशों की अवहेलना करने की बात का पीछा नहीं करूंगी। जी ने यह देखा और उसकी आंखें नरम हो गईं। महल में हान ची के शरीर पर चांदी का रंग काफी देर तक रुका रहा और अंत में बोला, यदि ऐसा है तो चलो ऐसा ही निर्णय लेते हैं। अब मुझे लाइनी से कुछ कहना है। तुम बगल के महल में जाकर उसका इंतजार कर सकते हो। हान जी ने सिर हिलाया। जब गार्ड उसे दूसरे महल में ले गया, तो वह अचानक रुक गया। उसने दानव राजा को शेन ली से कहते सुना, घाव कैसा है? अब कोई बाधा नहीं है। फेंग रोंग जून दानव क्षेत्र में चला गया। मैंने उसे भी मेरी हवेली में रहने का आदेश दिया, 2 और लोगों के साथ। क्या हमें और नौकरों की जरूरत है? शायद नहीं। यह सही है दानव राजा। क्या आप उस तोते को मुझे वापस कर सकते हैं? इसे वापस ले लो, यह बहुत शोर कर रहा है। दरवाजा बंद होने से पहले हान जी ने देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। शेन ली अपना सिर खुजला रहा था और हंस रहा था।
यह थोड़ा शोर कर रहा है। उसका पूरा शरीर शिथिल और रक्षाहीन था और उसकी आंखों की गहराई में उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए असीम स्नेह और विश्वास था। इस समय हान ची ने अचानक सोचा, थाम ली को उसके साथ इस तरह से पेश आने में सक्षम होना भी बहुत अच्छा था। दरवाजा बंद हो गया और दानव राजा के कान थोड़े हिल गए। हान ची के कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती हुई सुनाई दी। दानव राजा अचानक एक पल के लिए चुप हो गया और उसका स्वर थोड़ा बदल गया। क्या तुमने इस बार सीमा पर जाते समय खुथियन रसातल देखा था? थामली स्तब्ध था। खुथियन रसातल में अंधेरे के बारे में सोच रहा था और प्रकाश होने के बाद आसपास के राक्षसी जानवरों के बारे में सोच रहा था। उसके दिल में भावनाएं अचानक डूब गईं। हाँ, उसने यह नहीं कहा कि वह अंदर आई है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दानव राजा परेशान हो। अंदर का धुआं तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है न? शेनली ने अपना सिर हिलाया। हान ची के भगवान ने तुम्हारे लिए इसे पहले ही साफ कर दिया है। दानव राजा ने सिर हिलाया जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। फिर कुछ देर तक शेनली को देखा जैसे कि वह अपना मन बना रहा हो। मुड़ा और अंदर चला गया। मेरे पीछे आओ। अध्ययन कक्ष में पहुंचकर दानव राजा ने मेज पर एक छिपी हुई दराज खोली। उसकी उंगली हल्के से अंदर दब गई। उसके पैरों के नीचे की हवा अचानक हिल गई। शेनली ने अपना दिमाग केंद्रित किया और देखा। उसके पैरों के नीचे एक जादुई संरचना थी जो खुल गई थी। उसने अचंभे में अपना सिर उठाया। दानव राजा ने अपना हाथ हिलाया। शेनली ने केवल अपने आसपास की हवा को महसूस किया, लेकिन इस हवा में शेनली की नाक ने एक अजीब सी आभा पकड़ी, कुछ हद तक जानी पहचानी, फिर भी कुछ हद तक ठंडी, जैसे खुथियन रसातल से पहले इसे सूंघ रही हो। उसने अभी चुपके से पहरा देना शुरू ही किया था कि उसके चारों ओर तेज हवा थम गई। शेनली ने चारों ओर देखा। यहाँ एक बड़ा हॉल था। बीच में एक सफेद जेड पत्थर था जो मुख्य हॉल की ओर जाता था। अंदर एक ऊंचा मंच था जिस पर एक बक्सा रखा हुआ था। थामली ने पूछा, यह जगह है बलिदान? दानव राजा ने बहुत धीरे से बात की, लेकिन शेनली को कभी नहीं पता था कि दानव क्षेत्र में ऐसा मंदिर है। नहीं उसे पता था कि यहाँ किसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर की ओर जाने वाला दरवाजा दानव राजा के कमरे में बना हुआ था। दानव राजा ने अपना हाथ अपने मुखौटे पर उठाया और धीरे से उसे हटाया, फिर नीचे रख दिया। दानव राजा का चेहरा पीला था। उसके होंठ थोड़े नीले थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से बीमार था। उसके पीले चेहरे पर काली आंखें बेहद उत्साही थी, लेकिन यह एक महिला का चेहरा था। लीनी, उसने धीरे से आवाज लगाई। उसकी आवाज भी एक महिला की तरह हो गई। शेनली को स्पष्ट रूप से पता था कि वह कैसी दिखती है। बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, बस आगे बढ़ी और उसे देखा और कहा, जब से दानव राजा ने अपना मुखौटा हटाया है, तब से बहुत समय हो गया है। मैं तुम्हारी शक्ल लगभग भूल रही हूँ। उसने शेनली की तरफ देखा। उसके मजाक को अनदेखा करते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और कदम दर कदम वेदी की ओर बढ़ी। फिर वेदी पर लटके छोटे से डिब्बे को खोला। यह तुम्हारी चीज है, दानव राजा ने बोलते हुए एक चमकता हुआ पारदर्शी मोती निकाला। नीला समुद्री मोती। तुम इसे अपने मुंह में लेकर पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि इस चीज में इतनी बड़ी शक्ति है, तुम उस समय बहुत छोटे थे और यह एक बोझ होगा। इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे यह मोती लेने के लिए कहा, लेकिन मुझे डर था कि कोई इस मोती के बारे में बुरे विचार रखेगा। इसलिए मैंने बाहरी दुनिया को बताया कि यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में बदल गया है, और फिर इस मोती को यहाँ रख दिया ताकि बाद में तुम्हें इसकी आवश्यकता हो, और फिर मैं इसे तुम्हें फिर से दे दूंगा। शेनली दंग रह गई और उसने मोती ले लिया। वह लंबे समय से जानती थी कि उसके जन्म के समय उसके मुंह में एक मोती था,
लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि मोती को उसने निगल लिया है और पचा लिया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसे बाहर निकाला जाएगा और ऐसी रहस्यमय जगह पर रखा जाएगा। पारदर्शी मोती में एक गर्म सांस थी। शेनली ने धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ, क्या उसने भी इस मोती को देखा है? बेशक। शेनली की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। उसके माता पिता ने 1000 साल पहले राक्षस जानवरों के खिलाफ लड़ाई में खुद को बलिदान कर दिया था। वह बच्ची थी जो पैदा हुई थी युद्ध के मैदान पर। जब से उसे यादें आई हैं, तब से वह अपने माता पिता के चेहरे नहीं जानती थी। केवल जब शैतान राजा मूड में होता था, तो वह कभी-कभी उसे उनके बारे में बताता था। थामली ने अपने हाथ में मोती को देखा। यह उसकी माँ से जुड़ी कुछ चीजों में से एक थी। इसे निगलो। हाँ, शेनली दंग रह गई। इसे खाना ही होगा। उसके अनिच्छुक भाव को देखकर दानव राजा हंसा। चिंता मत करो, इसे तुम्हारे शरीर में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। यह पच नहीं पाएगा। शेनली ने सिर हिलाया, लेकिन उसने मोती को देखा। मैं अभी भी इसे सहन नहीं कर सकती। यह गर्माहट ऐसी है जैसे यह तुम्हारी माँ से आई हो। दानव राजा ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। यह सही है, तुम्हारी माँ की हथेली हमेशा गर्म होती है। जिंगजी साइड हॉल में टहल रहा था, जब उसने अचानक पर्दे के पीछे एक पिंजरा देखा, जिसके अंदर एक अजीब प्राणी था। वह देखने के लिए अंदर गया। यह एक तोता था जिसे नोचा गया था। इसे शायद कुछ समय पहले नोचा गया था। इस पर कुछ पंख उगाए थे, लेकिन इन आधे लंबे, आधे छोटे पंखों ने इसे और भी बदसूरत बना दिया था। जिंगजी ने इसके चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। तोते ने अचानक अपने पंजे गुस्से से उठाए। तुम क्या देख रहे हो? आप कहाँ देख रहे हैं? रास्ते से अलग हटें। रास्ते से अलग हटें। हान ची एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर चुप हो गया। फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और तब तक हंसता रहा जब तक कि वह झुक नहीं गया। शश और भी अधिक क्रोधित। क्या अमर ऊर्जा होना इतना महान है? क्या यह बढ़िया है? परी, आप बिचथोंग महल में तोता है? हान ची ने अपनी हंसी रोकी और पूछा, कितना दबंग तोता है? क्या तुम मुझ पर हंस रही हो, परी? यह बहुत कष्टप्रद है, भगवान। रास्ते से हट जाओ, परी। हान ची ने पिंजरे को थपथपाया, अपनी मुस्कुराहट वापस ली और आह भरी। यह मैं ही था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। शश ने अपना सिर हिलाया और अचानक चिल्लाया, यह तुम ही थी जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, परी। तुम ही हो जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, परी। वह चिल्लाता रहा। हान ची ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन अचानक उसने थामली के कदमों की आवाज इस ओर आते सुनी। उसने सुयत से कहा, शश, शोर मत मचाओ। अगर तुमने और शोर मचाया तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। शुशु ने उसकी बात नहीं सुनी। पिंजरे में आगे पीछे कूदता रहा और जोर जोर से आवाजें निकालता रहा। शेनली के कदमों की आवाजें करीब आती सुनकर हान ची ने शुशु को देखा और गहरी मुस्कान के साथ उसके होठों से 2 शब्द निकले, चुप रहो। आवाज बंद हो गई। शुशु की चोंच बंद हो गई। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह खुल नहीं पा रही थी। बस पिंजरे में इधर उधर भागता रहता हूँ। इस समय थामली ने महल में प्रवेश किया और पर्दे के पीछे देखा। हान ची और सुयत को देखा। दूर से मैंने सुयत को चिल्लाते हुए सुना। जब मैं करीब गया तो यह इतना शांत क्यों था? हान ची ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह चिल्लाते चिल्लाते थक गया है। अध्याय 28। दिव्य राजा कब तक दानव क्षेत्र में रहना चाहता है? थामली ने सुयत को वापस हवेली की ओर ले जाते हुए कहा, अगर कोई खास समय हो तो थामली के लिए व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। हान ची ने एक पल के लिए सोचा।
अगर ऐसा है तो मैं फाट डुंग क्वान के साथ दिव्य क्षेत्र में वापस आ जाऊंगी। यह नाम सुनकर थाम ली को फिर से सिरदर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, कल वापस आना बेहतर होगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करते, एक व्यक्ति आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, महाराज, महामहिम। वह फाट डुंग सेना फिर से परेशानी खड़ी कर रही है। न जाने क्या हो रहा था। थाम ली पहले तो क्रोधित हो गया। अगर उसे कोई समस्या है तो उसे अकेला छोड़ दो, इसका मुझसे क्या लेना देना है। कोई बात नहीं। नहीं, महाराज। शहर के पूर्व में स्थित शराबखाना प्रधानमंत्री त्रियू के परिवार का था। लॉर्ड फाट डुंग ने वहां शराब वाली महिला के साथ तब तक शराब पी जब तक वह नशे में नहीं हो गया। उसने पैसे नहीं चुकाए और शराब वाली महिला का अपमान भी किया। वह अमर क्यूई ले जाता है। हर कोई राजकुमार के साथ उसके रिश्ते को जानता है। अभी कोई राजकुमार से कहने आया था कि वह जाकर उसे वापस ले जाए। वह व्यक्ति अभी अभी गया है। शेनली ने सुना और अपने दांत पीस लिए। यह चीज पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में अपना सम्मान खो चुकी थी, लेकिन अब यह दानव क्षेत्र में भाग गई थी और उसे पानी में खींच लिया, अपना सारा सम्मान खो दिया। कितना नीच! शेनली ने अपने हाथ में पिंजरा रुया को फेंक दिया। इसे ले लो, मेरे आने का इंतजार करो और आपदा के उस स्रोत को फाड़ दो। रुया डरकर पीली पड़ गई। नहीं, राजकुमार। व्हाइट स्लीव ने आर्यू के चेहरे को रोक दिया। जिंगजी ने उसके सिर को झुका दिया और मुस्कुराया। मैं अपने गुरु पर नजर रखूंगा। एक कम आवाज। यह नौकर यह कहना भूल गया कि जनरल मो फैंग अभी हवेली में बैठे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से निपटने के लिए उस व्यक्ति का पीछा किया। शेनली ने आर्यू वाये के शब्दों को नहीं सुना और वह गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि वह इस समय में माइनर को ठंड से देखती थी। आंग की कमर जोर से कह रही है। हालांकि वह एक जीवित के लिए शराब परोसती है, वह अभी भी एक महिला है। मैं इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सचमुच बहुत ज्यादा है। दिनदहाड़े ऐसी बातें करना। लॉर्ड फू रोंग स्थिति से बहुत परिचित लग रहे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और चिल्लाए, छोटी महिला, एक और प्याला पी लो। हाँ, आपकी त्वचा पाउडर की तरह चिकनी है। शेनली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, एक और आवाज चिल्लाई, बस। मो फैंग ने फू रोंगजुन की शर्ट उठाई। उसकी काली आंखें ठंडी थी। तुम्हारी प्रतिष्ठा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी के सम्मान को धूमिल करने के बारे में सोचना भी मत। ये शब्द शेनली के कानों में पड़े, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उसकी मुट्ठियां थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन स्तब्ध होने के बाद उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना पैदा हुई। उसने स्पष्ट रूप से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, जबकि हर कोई मो फैंग के शब्दों से भयभीत था। फू रोंगजुन को अचानक लगा कि वह अब और जीना नहीं चाहता और उसने अपना सिर उठाकर मो फैंग को देखा और मुस्कुराया। एक हाथ धीरे से मो फैंग की गर्दन के चारों ओर लपेटा। ओह, यहाँ का छोटा अधिकारी काफी सुंदर है, आंखें सितारों जैसी, बहुत उत्साही। टिप्पणी करना समाप्त करते ही उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और मो फैंग के मुंह पर चुमा। वह आवाज एक लहर की तरह थी जो हर किसी के दिलों में फूट पड़ी। एक पल की खामोशी के बाद तूफान खड़ा हो गया। चारों ओर खौफ की सांसें चल रही थी। यहाँ तक कि शेनली भी आश्चर्य में अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने पीछे जिंगजी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फट डुंग जून में वास्तव में सिर्फ युवा महिलाओं को रौंदने की क्षमता नहीं है, वह तो आदमियों को भी नहीं छोड़ता। थाम ली ने फाट डुंग क्वान की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके स्वर्गीय क्षेत्र में इतना अच्छा देश है, लेकिन आपने किस तरह का राक्षस पाला है। हान ची भी बेहद हैरान हुआ और उसने आह भरी, अपनी ठोड़ी को छुआ और लंबे समय तक फाट डुंग क्वान को देखा और फिर सिर हिलाया।
भले ही महामहिम मुझसे पूछें, हान ची को नहीं पता होगा कि यह किस तरह का राक्षस है। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, मैकफोंग लंबे समय तक स्तब्ध रहने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और फाट डुंग क्वान की गर्दन पर वार कर दिया। लॉर्ड फाट डंग ने अपनी आंखें घुमाईं और बेहोश हो गए। मैकफोंग ने शांति से अपने होंठ पोंछे और चारों ओर देखा। अगर कोई इस बारे में बोलता है तो मैं उसकी जीभ काटकर जानवरों को खिला दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मो फैंग की नज़र अचानक शेन ली और जिंगजी पर पड़ी जो दुकान के बाहर खड़े थे। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। शेन ली ने मो फैंग के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ न देखने का नाटक करना चाहा, लेकिन उनकी आंखें पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वह केवल शांति से आगे बढ़ सकती थी। कुछ न देखने का नाटक करते हुए और गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे उसे वापस हवेली में ले जाने दो। मो फैंग ने अपना सिर नीचे किया। यही मो फैंग को करना चाहिए, बस मो फैंग को उसे वापस ले जाने दो, महाराज। मो फैंग चाहे कितना भी शांत क्यों न हो, उसका दिल अभी भी उथल-पुथल में था और उसके आधे शब्दों के बाद उसे नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। वह केवल पीछे मुड़ सकता था और फू रोंग जून को उठाकर शेन ली के पास से गुजर सकता था और जल्दी से निकल सकता था। उसके आकार के गायब होने की प्रतीक्षा करते हुए सराय में लोग कानाफूसी करने लगे। थाम ली ने उदास चेहरे से चारों ओर देखा। चुप रहो। उसके पहनावे और आभामंडल से सभी लोग डरकर चुप हो गए। यह बात बाहरी दुनिया को नहीं बताई जानी चाहिए। वह दानव क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। दानव कबीले के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। राजा बी कैंग की बात सुनकर सभी चुप हो गए। थाम ली धीरे धीरे शराब वाली महिला की ओर बढ़ी। यदि आपको कोई शिकायत है तो मुझे बताएं। नहीं, शराब वाली महिला हकलाते हुए बोली, यह खत्म हो गया है, डरो मत। थाम ली ने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। चलो बात करते हैं कि क्या हुआ। बस मुझे सब कुछ बताओ कि उस शराबी ने कैसे मुसीबत खड़ी की। मैं निश्चित रूप से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह उसे मार तो नहीं सकती थी, लेकिन जब उसके द्वारा दानव जाति के लोगों को अपमानित करने और अत्याचारी तरीके से काम करने की खबर स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंची, तो स्वाभाविक रूप से कोई उसे मार डालेगा। मधुशाला से बाहर निकलते हुए थाम ली ने मधुशाला की महिला द्वारा लिखे गए पत्र को मोड़कर हान ची को दे दिया, जिसमें लिखा था, फोर्ट डुंग क्वान को लाड़ प्यार की आदत है, वह शायद लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। मैं इस बारे में शैतान राजा को नहीं बताना चाहता, ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। यह मासूम व्यक्ति निश्चित रूप से मैकफोंग के बारे में बात कर रहा है। स्वर्ग का सम्राट दूर स्वर्गीय महल में है। उसे बस अपने पोते द्वारा किए गए भयानक कामों के बारे में जानना है। जहां तक दानव राजा की बात है, अगर दानव राजा विवरण मांगता तो शायद वह इसे छिपा नहीं पाता, इसलिए पत्र पहुंचाने का मामला भगवान हान जी को परेशान करना होगा। हान जी ने पत्र को अपने हाथ में दबा लिया। एक पल के लिए चुप रहा। भले ही मैं यह पत्र वापस ले आऊं, स्वर्गीय सम्राट शाही फरमान को रद्द नहीं करेंगे और सगाई को रद्द नहीं करेंगे। राजकुमार उसे इस बार क्यों नहीं छोड़ देता? आखिरकार वह व्यक्ति है जिससे तुम शादी करने वाली हो। सगाई रद्द कर दो। थाम लाई ने हंसते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मानव क्षेत्र से दानव राजा द्वारा पकड़े जाने के बाद थाम ली ने इस विवाह से भागने के बारे में कभी नहीं सोचा। वह हान जी को अपना भाव न दिखाते हुए पीछे मुड़ी और आगे बढ़ते हुए बोली, मैं बस लॉर्ड फू रोंग के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती थी। वह लॉर्ड फू रोंग से शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं, वह लॉर्ड फू रोंग को पसंद करती थी। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि लॉर्ड फू रोंग बेहतर बनना चाहते हैं। नहीं, उसने यह सोचा कि उससे शादी करने के बाद वह कितनी बेहतर जिंदगी जी सकती है।
वह बस आज़ादी से जीना चाहती थी और जो चाहे कर सकती थी। इसके अलावा शेनली रुक गई। उसका स्वर थोड़ा सख्त था, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर नहीं घुमाया। स्वर्गीय सम्राट ने सगाई रद्द नहीं की क्योंकि वह नहीं कर सकता था, लेकिन आप सगाई रद्द कर सकते हैं। उसने जिंगजी को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। दिव्य भगवान, मुझे सिर्फ एक बार क्यों नहीं छोड़ सकते? जिंगजी ने अपनी आंखें नीची कर ली और चुप रही। उस रात जब वह सो रही थी, शेनली को लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। उसने केवल यह सोचा कि उस मोती को निगलने से उसे पहली रात थोड़ी असहजता होगी। पूरी शाम उसने रुया से 4 बोतल पानी लाने के लिए कहा। उन सभी को पीने के बाद भी उसे प्यास लगी। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद मुंह और जीभ का सूखापन बहुत कम हो गया था, लेकिन सिर में फिर से दर्द होने लगा। नूह नहा ने चिंतित होकर पूछा, क्या राजकुमार बीमार है? क्या तुमने मुझे कभी बीमार देखा है? शेनली के शब्दों ने आर्युवाई को उसके पेट में वापस जाने के बाद उसकी चिंताओं को वापस निगल लिया। शेनली ने अचानक शश ध्वनि को याद किया। उसके होठों के कोने ने कहा और कहा, क्या रात वे? शेनली ने महसूस किया कि उसका सिर पहले से भी ज्यादा चोट लगी है। वह उसके माथे को रगड़ रही थी और यह सोच रही थी कि कैसे जवाब देना है। जब उसे जल्दी से बगल में बर्बाद किया गया तो उसने कहा, यह जनरल मो फैंग की बात है। वह यहाँ से 3 सड़कों की दूरी पर रहता है, लेकिन जनरलों को सुबह सभी को प्रशिक्षण देना होता है, इसलिए वह शायद अभी शहर के बाहर शिविर में है। चुप रहो, शेनली ने चिल्लाया। रुया को चौंका दिया, जिसने उसे खाली आंखों से देखा, दुखी और भ्रमित महसूस करते हुए। रुया, क्या तुमने गलत रास्ता दिखाया? शेनली ने अपना माथा पकड़ लिया, जबकि फू रोंग जून बेहद खुश था। उसने मन ही मन मो फैंग का नाम कुछ बार दोहराया, फिर रुया की ओर देखा। छोटी लड़की कभी कभी होशियार हो सकती है, यह स्वामी जा रहा है। रुको, थाम ली ने उस पर चिल्लाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कैसे चेतावनी देनी है। अगर यह बल का मामला होता तो मैकफोंग निश्चित रूप से नुकसान में नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद थाम ली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, सैन्य शिविर एक महत्वपूर्ण स्थान है, बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे जेड पेंडेंट दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए वापस कर दूंगा। लॉर्ड फाट डोंग ने अपनी आंखें घुमाईं। अचानक थाम ली के पीछे इशारा किया और जोर से चिल्लाया। नहुक नहा चौंक गया और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। थाम ली भी थोड़ा विचलित था, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो लॉर्ड फाट डोंग का आंकड़ा अब वहां नहीं था। थाम ली वहां पीला चेहरा लिए खड़ी थी। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे थे। उसका दिल अपमान से भरा हुआ था। वह कैसे इस तरह की चाल से मूर्ख बन सकती थी? नोक ना ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह फाट डुंग क्वान एक बच्चे की तरह है। वह भविष्य में राजकुमार की देखभाल कैसे कर सकता है? क्या वह अभी भी उससे उसकी देखभाल करने की उम्मीद कर रही है? शेनली ने अपने दांतों को पीस दिया। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मैं निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार दूंगा। एक शब्द। शेनली ने रुचि खो दी और अपनी आंखों से आराम करने के लिए अपनी आंखों से बिस्तर पर लेट गया। ची टेबल पर चाय के कप को रखने के लिए झुक रहा था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उनकी आंखें मिली। हन ची ने धीरे से पूछा, और? थामली को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन परावर्तित प्रकाश में उसके चेहरे को देखकर वह मंत्रमुग्ध लग रही थी। उसने सिर हिलाया और हान ची ने उसे एक और कप पिलाया। उसे देने के बजाय उसने पानी का गिलास उसके होठों से लगाया और धीरे से उसे पिलाया। शेनली स्तब्ध रह गई। उसके दिल में अचानक तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। अंत में उसने चाय का प्याला अपने हाथ में छीन लिया। मैं इसे खुद ही करना चाहती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, प्रभु।
क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है? शेन ली ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है। शायद मैं पिछले कुछ दिनों से इधर उधर भाग रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे केवल आराम करने पर थकान महसूस हुई। थोड़ी नींद आ रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं नू नहा से कह दूंगी कि वह इसे तैयार करे। कोई जरूरत नहीं। हान ची ने अपना सिर हिलाया। अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ। थाम ली ने सिर हिलाया। आज सूरज की रोशनी का कोण बहुत संयोगपूर्ण था, जिससे वह लगभग भूल गई कि हान ची एक देवता था। उसे खाने या पीने की जरूरत नहीं थी। वह नश्वर जो खाना पकाने में अच्छा था, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। अध्याय 29। उस रात थामली का पूरा शरीर और भी अधिक गर्म हो गया और वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सकी। नूह नहा ने उसे पानी पिलाया और उसे तौलिया से ढक दिया, लेकिन यह काम नहीं आया। उसका दिल घबराने लगा। इतने लंबे समय तक थामली की सेवा करने के बाद उसने कभी इस स्थिति का सामना नहीं किया था, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। थामली की चेतना अभी भी साफ थी। नूह नहा को नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि हवेली में अभी 2 अमर हैं। रात के इस समय दिव्य भगवान को आमंत्रित करना थोड़ा अनुचित था। फोर्ट डोंग क्वान का थान ली के साथ विवाह अनुबंध था। उसे बुलाना शायद कोई समस्या नहीं होगी। नूह नहा ने एक पल सोचा और फिर जल्दी से फाट डुंग क्वान के घर की ओर भागी, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नूह नहा बेहद घबरा गई और तभी हान ची को खोजने चली गई। जब हान ची आया तो थाम ली के गाल पहले से ही लाल थे। वह गंभीरता से थाम ली के बिस्तर के पास बैठा, उसकी नब्ज देखी और फिर अजीब तरह से भौहें सिकोड़ी। मेरे मालिक, मेरे नौकर के राजकुमार को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसे बस बुखार है। जिंगजी ने उसका हाथ छोड़ा और पूछा, क्या हवेली में कोई दवा है? रुया ने अपना सिर हिलाया। महाराज कभी बीमार नहीं पड़े और दानव क्षेत्र में लोग शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं। पहले जब दानव क्षेत्र में अभी भी जड़ी बूटियां और पौधे थे तो वे बाहर जाकर उन्हें खरीद सकते थे, लेकिन जब से धुंध मोटी हो गई है तब से बेचने के लिए कोई दवा नहीं बची है। जिंगजी ने सोचा, फिर अपना हाथ शेनली के माथे पर रखा। उसकी हथेली में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। शेनली, जो बुखार और उलझन में था, अचानक अधिक सहज महसूस करने लगा और अनजाने में उसकी हथेली को रगड़ने लगा। जिंगजी की आंखें नरम हो गईं, लेकिन उसकी हथेली नहीं हिली। लेकिन उसकी छोटी उंगली ने धीरे से उसके बालों को छुआ, बालों के कुछ उलझे हुए लटों को पीछे धकेल दिया। रुया ने थोड़ी देर तक देखा और पाया कि शेनली की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गई थी और वह वास्तव में बहुत अधिक सहज थी। तभी उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ और फिर वह फिर से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। यह किस तरह का युवा स्वामी है? इस नौकर के राजकुमार से महामहिम की शादी? उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और तुम कल रात वापस नहीं आए और तुम नमस्ते कहने भी नहीं आए। अगर दिव्य भगवान आज यहाँ नहीं होते तो राजकुमार की बीमारी में देरी होने पर क्या होता? हान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शेनली के माथे पर हाथ धीरे से उसके गाल पर फिसल गया। उसकी उंगलियां हल्के से उसके हल्के बुखार वाले गाल को छू रही थी, बिना कुछ कहे। कल रात तुमने परेशानी खड़ी की जिससे राजकुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, और आज सुबह तुमने जेड पेंडेंट पकड़ा और कहा कि तुम जनरल मो फैंग को खोजने जा रहे हो। कौन जानता है कि वह जनरल मो फैंग को खोजने जा रहा था या नहीं? रुया मूल रूप से फू रोंग जून से बहुत असंतुष्ट थी। पहले उसका कोई गुरु नहीं था, इसलिए वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी।
अब जब उसके पास कोई था जो उसका साथ दे सकता था, तो उसने अपने दिल में गुस्सा और चिंता निकाली और शिकायत की। वह अभी भी दानव क्षेत्र में है, लेकिन राजकुमार के स्वर्गीय क्षेत्र में शादी करने के बाद उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। उसे और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। राजकुमार बहुत जिद्दी है। अगर उसे भविष्य में कष्ट सहना पड़ा तो वह निश्चित रूप से दानव राजा को नहीं बताएगी। जब वह समय आएगा। रूया ने और अधिक गंभीरता से सोचा। उसकी आंखें लाल हो गईं जैसे कि वह रोने वाली हो। जब वह समय आएगा तो कौन उसके लिए खेद महसूस करेगा? यह सही है। जिंगजी ने अनजाने में जोर से कहा, कौन उसके लिए खेद महसूस करेगा? यह वाक्य एक तेज पत्थर की तरह था जो अनजाने में उसकी त्वचा को काट रहा था, उसके गाल को दर्दनाक तरीके से खरोंच रहा था, जिससे वह अनजाने में अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर रहा था। थामली के चेहरे को देखते हुए उसकी उंगली थामली के गालों, आंखों और नाक पर चली गई और फिर पीछे हट गई। अब कोई बाधा नहीं है। उसकी उंगलियां थामली की चिकनी, चमकदार त्वचा से हट गईं। वह बिस्तर के पास चुपचाप बहुत देर तक बैठा रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। नोक-नाह को डर था कि थामली की हालत बदल जाएगी। उसकी आंखें उसे घबराहट से देख रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे स्वामी? ज्यादा दूर नहीं, उन्होंने कहा। अगर कुछ भी हो तो बस मुझे ढूंढने आ जाना। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर नहीं घुमाया और थामली के कमरे से बाहर निकल गया। नूनहा ने थामली को देखा, फिर हानची को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह बुदबुदा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? राजकुमार अभी तक नहीं जागा है। क्या वह थोड़ी देर और नहीं रुक सकता? स्वर्गीय क्षेत्र के देवता वास्तव में ठंडे और हृदयहीन हैं। इतने ठंडे और हृदयहीन। हानची आंगन में खड़ा अपनी उंगलियों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि थामली की गर्माहट अभी भी उसकी उंगलियों पर बनी हुई है। वह गर्मी उसके दिल में जल रही थी। उसकी उंगलियों पर फिर से सफेद रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार हान जी को नहीं पता था कि गर्मी को कहाँ से दूर धकेलना है, यह जलन कहाँ से आ रही है। उसे नहीं पता था। नूनहा ने सावधानी से तौलिया निचोड़ा और उसे थामली के माथे पर रख दिया, खुद से बुदबुदाते हुए, महाराज, भविष्य में वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र में शादी करते हैं तो किसी भी अमर के लिए समझौता न करें। देखो, वे सभी एक जैसे हैं। उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। शेनली की पलकें थोड़ी हिली। यह राजा जानता है। उसके मुंह से आती कर्कश आवाज ने नूनहा को थोड़ा डरा दिया, लेकिन फिर उसने खुशी से कहा, महाराज जाग रहे हैं? क्या तुम कहीं और अस्वस्थ महसूस करते हो? शेनली ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। रूया को नहीं देखा, लेकिन अवचेतन रूप से दोहराया, मुझे पता है, अमर मूल रूप से ठंडे दिल वाले होते हैं। जागने के बाद शेनली को बहुत अधिक तरोताजा महसूस हुआ और उसकी नसों में शक्ति की एक धारा बह रही थी, जिससे वह सामान्य से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कल और परसों की अस्वस्थता शायद इसलिए थी क्योंकि उसका शरीर भी है थोंग चाओ के अनुकूल हो रहा था। मोती निगलने के बाद दानव राजा ने उसे चेतावनी भी दी कि यद्यपि यह मूल रूप से उसका था, लेकिन इसे उसके शरीर से निकले हुए 1000 साल से अधिक समय हो गया था। अचानक वापस आने से उसे अस्वस्थ महसूस होना स्वाभाविक है। शेनली ने अपनी पांचों उंगलियां जकड़ ली, बिस्तर से पलटी और जोर से बोली, रूया, इस राजा के कवच को यहाँ लाओ। आज मैं प्रशिक्षण के लिए सैन्य शिविर जाना चाहता हूँ। थामली आमतौर पर कवच नहीं पहनती। राक्षसी जानवरों के खिलाफ, जिनसे वह अक्सर निपटती है, रक्षात्मक दृष्टिकोण से कवच पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लोहा और स्टील शायद उसकी त्वचा जितना भी कठोर न हो,
लेकिन सैन्य प्रशिक्षण मैदान में जाना अलग था। वहां वह एक जनरल थी, सैनिक नहीं। व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद थाम ली लॉबी में चली गई। उसने देखा कि हान ची भी यार्ड से बाहर आ रही थी। दोनों की मुलाकात हुई। हान ची ने एक दुर्लभ चकित भाव प्रकट किया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। महारानी कहाँ जा रही हैं? सैनिकों को प्रशिक्षण। थाम ली ने संक्षिप्त उत्तर दिया और कुछ और नहीं कहा। अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। आज आप दानव क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। कोई भी स्थान जो पैसे लेता है, बस बिच थुओंग वोंग पैलेस का नाम बताएं। थाम ली पहले विदा लेंगे। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। हान ची को लॉबी में अकेला छोड़कर उसकी आकृति को देखते हुए उसने विचार में अपनी आंखें सिकोड़ ली। सैन्य शिविर शहर के बाहरी इलाके में था। शेनली को पूरी रात बुखार रहा और वह पूरी तरह से भूल गई थी कि फू रोंग जून मो फैंग को खोजने के लिए आ रहा है। मो फैंग को पत्ते जैसा चेहरा लिए अपनी ओर आते देख शेनली पहले तो थोड़ी स्तब्ध रह गई, लेकिन फू रोंग जून को अपने पीछे हांफते देख शेनली समझ गई। फिर उसने फिर से आह भरी। मो फैंग के पीछे फू रोंग जून ने आवाज लगाई, अरे यह जेड पेंडेंट मैंने तुम्हें लौटा दिया। तुमने इसे क्यों नहीं लिया? कल डोरी तोड़ने में मेरी ही गलती थी। क्या मैंने उसे पहले ही तुम्हारे लिए वापस नहीं बांध दिया था? आप एक जनरल हैं, आप इतने तुच्छ क्यों हैं? मैक फोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे अनदेखा कर दिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने थाम ली को देखा। उसके कदम थोड़े रुके, लेकिन अंत में वह फिर भी आगे बढ़ा और अभिवादन में अपना सिर झुकाया। लेकिन जब उसके पीछे फाट डुंग क्वान ने थाम ली को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया और वह अनजाने में पीछे हट गया। शायद मैक फोंग शर्मिंदा और गुस्से में था, इसलिए उसने थाम ली से कुछ नहीं कहा और मुड़कर शिविर में चला गया। थाम ली ने उसे वापस खींच लिया और कहा, रुको। मैक फोंग दंग रह गया। उसकी नज़र थाम लाई के हाथ पर पड़ी जो उसकी कलाई को पकड़े हुए था। उसके हृदय में भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन अंत में सभी भावनाएं उसकी आंखों में एक अंधेरी रोशनी में बदल गईं, जो तुरंत बुझ गईं। थाम ली ने उसे केवल एक पल के लिए पकड़ रखा और तुरंत छोड़ दिया और मैक फोंग से फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसने वास्तव में आपको परेशानी दी? हाँ। मैक फोंग भी आहें भरने और अपना माथा रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते? महाराज, मैक फोंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। इस जीवन में मैक फोंग ने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की। दुर्भाग्य से, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं पीट सकता। थाम ली ने सिर हिलाया। सैन्य शिविर में वापस जाओ, यह जगह मेरे लिए छोड़ दो। मैक फोंग थम ली को फाट डुंग सेना की ओर बढ़ते देख दंग रह गया। हालांकि वह वास्तव में जाकर जांच करना चाहता था, फिर भी अंत में उसने सहज रूप से थम ली के आदेशों का पालन किया और चुपचाप सैन्य शिविर में लौट आया। शिविर में प्रवेश करने से पहले उसे एक सफेद आकृति धीरे धीरे थम ली की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन थम ली ने अपनी पीठ उस व्यक्ति की ओर कर रखी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। इस समय एक बूढ़ा जनरल आया और मैक फोंग को खींचते हुए बोला, छोटे लड़के, क्या तुम अभी भी आलसी बनने की योजना बना रहे हो? मैक फोंग के पास ओल्ड जनरल के पीछे सैन्य शिविर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थाम ली फाट डुंग क्वान के सामने खड़ा था और उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फाट डुंग क्वान ने अपनी कांपती हुई आवाज को दबाने की कोशिश की। क्या कुछ गड़बड़ है? थाम ली ने कहा, साफ साफ बोलो। मेरा अधीनस्थ अमर भगवान की तरह आलसी नहीं है, उसके पास समय नहीं है, और वह अमर भगवान को अपनी मर्जी से चिढ़ाने नहीं दे सकता। भगवान फाट डंग ने असंतोष में अपनी भौहें उठाईं।
आपको क्या लगता है कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूँ? भगवान फाट डंग गंभीर हैं। थाम ली ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? मुझे स्वर्गीय क्षेत्र के मामलों की परवाह नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं। मुझे हमारी सगाई की परवाह नहीं है, लेकिन हमारे दानव कबीले के सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का उपयोग करने का इरादा रखता है, उसे पहले शेन ली के हांग यिंग शांग से पूछना चाहिए। फू रोंग जून शेन ली से चौंका, फिर उसने कांपती आवाज में कहा, यह मो फांग का मामला है, इसका आपसे क्या लेना देना है? शेन ली को लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में परेशान करने वाला था, लेकिन उसका चेहरा उत्तेजक रूप से भड़क गया। ओह, क्या आप नहीं जानते? मो फांग इस राजा का व्यक्ति है। फू रोंग जून का चेहरा सख्त हो गया और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। शेन ली ने उसे तिरस्कार से देखा, मन ही मन सोचा, अगर यह आदमी उससे इतना डरता है, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में मो फैंग के साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे कुछ और बार धमकाने का तरीका सोचना चाहिए, और जब वह इसे और नहीं ले सकता, तो वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्षेत्र में लौट आएगा। उस समय जिंगजी भी चला जाएगा। उस समय वह खुश और आरामदायक हो सकता है। शेन ली ने अपना सिर घुमाया और बस 3 कदम दूर खड़े सफेद कपड़े वाले आदमी को देखा। वह थोड़ा स्तब्ध थी। जिंगजी। पहले तो उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन शेन ली की आंखों से मिलने के बाद उसके होठों के कोनों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। थाम ली ने भी अपने चेहरे पर उभरी सारी भावनाओं को वापस ले लिया और उदासीनता से पूछा, दिव्य भगवान यहाँ क्यों है? क्या राजकुमार ने मुझे अपनी इच्छा से घूमने के लिए नहीं कहा था? मैं बस दानव क्षेत्र के सैन्य शिविर का दौरा करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। उसके होठों का वक्र बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक भरी थी जिसे शेन ली भी महसूस कर सकता था। यह सिर्फ इतना है कि मैंने गलती से राजकुमार के शब्दों को अभी सुना, और मुझे अचानक अजीब लगा। यह उन शब्दों से अलग क्यों है जो मैंने सीमा सैन्य शिविर में सुने थे? हान ची को याद आया कि उस समय राजकुमार ने जनरल मैकफोंग को साफ मना कर दिया था। मुसीबत की तलाश में थाम ली ने चुपके से अपनी कही हुई बात का सारांश दिया। जब फाट डोंग क्वान ने यह सुना, तो उसका पीला चेहरा थोड़ा गुलाबी रंग में लौट आया। अस्वीकार किया जा रहा है। स्तब्ध होने के बाद वह तुरंत बुदबुदाया, अच्छा अवसर। थाम ली ने अपनी आंखें घुमाईं। हान ची द्वारा उजागर किए जाने पर क्रोधित नहीं, बल्कि घृणा से फाट डुंग क्वान से कहा, यदि आपको लगता है कि आपके पास मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, तो यहाँ आओ। इतना कहने के बाद वह पलटी और सैन्य शिविर में चली गई। एक बार भी हान ची की ओर नहीं देखा। उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। हान ची उसे देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। अध्याय 30। थाम ली ने सैन्य शिविर में प्रवेश किया। बीच में रोके जाने से उसे थोड़ा गुस्सा और अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन अपने आसपास जनरलों के परिचित चेहरों को देखकर उसने अस्थायी रूप से सभी दुखी चीजों को पीछे छोड़ दिया। एक एक करके जनरल अपना सम्मान देने आए, जिसमें शांग बेई भी शामिल था, जो राजधानी लौटने के बाद से ही उससे मिला था। इसलिए वह जल्दी से चला गया और आह भरते हुए बोला, महाराज मुझसे एक शब्द भी कहे बिना चले गए, जिससे इस जनरल को आपको ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई। शेन ली ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उसकी बाह थपथपाई। यह राजकुमार की गलती थी। बाद में आप एक सराय चुनते हैं, यह राजकुमार आपका इलाज करेगा, आपको अपने दिल की इच्छा के अनुसार पीने देगा। उसके बगल में एक जनरल ने तुरंत कहा, महाराज इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। अरे, मैंने यह भी सुना है, महामहिम, उपस्थित सभी लोगों को इसका हिस्सा होना चाहिए।
ठीक है, सभी को आमंत्रित किया गया है। थाम ली ने प्रशिक्षण मंच देखा। उसे आज सैन्य शिविर में आने का उद्देश्य याद आया। उसने जोर से कहा, आज यह राजा मूड में है। सभी सैनिकों को मेरे साथ अभ्यास करने के लिए कहो। जो कोई भी 10 चालें पास कर सकता है उसे जनरलों के साथ पीने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राजा बिजथुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना, भले ही हारना, अभी भी गौरव की बात है। अचानक सैन्य शिविर में हलचल मच गई। सभी सेनापतियों ने अपने कुलीन अधीनस्थों को थाम ली से मुकाबला करने के लिए बुलाया। थाम ली ने किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा। वह जिस किसी को भी एक चाल में हरा सकती थी, उसे दूसरी चाल में भी टिकने नहीं देती थी। 1 घंटा बीत गया। मंच पर पहले से ही दर्जनों लोग थे, लेकिन कोई भी 10 चालों में जीवित नहीं रह सका। शेन ली का माथा पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें और भी चमकीली थी। उसके सामने यह सैनिक एकमात्र ऐसा था जो उसके हाथों में 5 चालों में जीवित रह सकता था। शेन ली ने प्रशंसा की। संभावना है। बोलने के बाद उसका शरीर थोड़ा हिल गया। सैनिक के पीछे चक्कर लगाते हुए सैनिक की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। वह बचने के लिए झुका, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शेन ली ने अपना पैर घुमाया, उसके निचले शरीर को गड़बड़ कर दिया। फिर उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे प्रशिक्षण मंच के नीले पत्थर के फर्श पर दबा दिया। सैनिक ने तुरंत हार स्वीकार कर ली। थाम लाई ने उसे जाने दिया, उसकी कुछ कमियों को बताया और फिर उसे पीछे हटने दिया। अगले व्यक्ति, जाओ और लड़ो। अचानक ठंडी हवा बहने लगी। थाम ली ने अपनी आंखें घुमाईं। सफेद कपड़ों में आदमी चुपचाप प्रशिक्षण मंच के किनारे खड़ा था और मुस्कुराहट के साथ बोला, हान ची लड़ने का अनुरोध करता है। मंच के नीचे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हान ची सैन्य शिविर में कब पहुंच गया था, और किसी ने यह भी नहीं देखा कि वह मंच पर कैसे पहुंचा। शेन ली का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और जिंगजी को देखा। दिव्य भगवान, आपका क्या मतलब है? जिंगजी बहुत लंबे समय से बाहरी स्वर्ग में अकेली है। मुझे ऐसा जीवंत दृश्य देखे हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं भी इस मस्ती में शामिल होना चाहती हूँ। क्या यह राजकुमार मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं है? शेन ली दिव्य भगवान के शरीर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिंगजी की आकृति पहले से ही शेन ली के सामने आ गई थी। शेन ली के कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसे नियंत्रित करना चाहती थी। यह वह तकनीक थी जिसका उपयोग शेन ली ने पहले उस छोटे सैनिक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया था। थाम ली झुकी, अपने कंधे को ऊपर उठाया, अपने जादू का इस्तेमाल करके हान ची के हाथ को दूर धकेला, घूमी और हान ची के चेहरे पर अपनी मुट्ठी घुमाई। लेकिन जब वह उसके गाल पर मुक्का मारने वाली थी, तो हान ची के चकमा देने से पहले ही थाम ली की हरकतें रुक गईं, जिससे हान ची ने मौके का फायदा उठाया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। थाम ली की हरकतें फिर से नियंत्रित हो गईं। महाराज, क्या आपको मुझे चोट पहुंचाने का डर है? हान ची की आवाज में हंसी की झलक थी। थाम ली गुस्से में थी। उसने अपना शरीर झुकाया, हान ची के बल का अनुसरण करते हुए हवा में घूम गई, नियंत्रण से बाहर हो गई। दूसरे हाथ से उसने हान ची के कंधे को पकड़ लिया, उसके पैर के जमीन पर पड़ने का इंतजार करते हुए। एक हल्की सी चीख सुनकर उसने अपना कंधा मोड़ा और हान ची को दूर फेंक दिया। लेकिन जब फेंकने का समय आया तो थाम लाई को लगा कि उसका हाथ खाली है। वह व्यक्ति गायब हो गया है और हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। शेन ली ने अपना सिर घुमाया। इस बार उसकी कोहनी जिंगजी के पेट पर लगने में संकोच नहीं कर रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसने कपास पर प्रहार किया हो। बल पूरी तरह से बिखर गया था। इस तरह की लड़ाई की गति बिल्कुल जिंगजी के साथ उसके सामान्य संवाद की तरह थी। उसके हर हमले को उसने शून्य में बदल दिया।
एक बार भी वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। यह सोचकर शेनली को अपने दिल में और भी निराशा महसूस हुई। उसकी हरकतें और भी जल्दबाजी में हो गईं, लेकिन जितनी जल्दबाजी में वह जिंगजी का कुछ नहीं कर सकती थी। अपने गुस्से में शेनली को अचानक उलझन में याद आया कि इस व्यक्ति ने क्यों कहा कि अगर वह उससे लड़ना चाहती है तो उसे उससे लड़ना होगा। वह उसे अपनी हथेली में चिढ़ा रहा था, किस कारण से वह उसके हाथ से छूट नहीं सकती थी। उसका हमला रुक गया और हान ची भी रुक गई। तभी थाम ली को पता चला कि पहले कदम को छोड़कर जहां हान ची ने हमला करने की पहल की थी, वह पूरे समय रक्षात्मक रहा था, जैसे कि वह उसे चिढ़ा रहा हो। शुरू से अंत तक यह केवल एक नाटक में उसका अकेला अभिनय था। इस समय वह हान ची के सामने खड़ी थी, बहुत ही नजदीकी दूरी पर। एक हाथ हान ची की गर्दन पर रुका, उसकी कलाई बस हान ची द्वारा पकड़ी गई। उसने अपना सिर उठाकर हान ची को देखा, उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महाराज, 10 चालें पहले ही बीत चुकी हैं। शेनली ने हान ची के हाथ को दूर धकेलने के लिए बल का प्रयोग किया, कुछ कदम पीछे हटे और कहा, दिव्य भगवान का वास्तव में क्या मतलब है? अभी अभी मैंने राजकुमार को यह कहते हुए सुना कि यदि आप मेरे साथ 10 चालों से अधिक लड़ते हैं तो आपको पीने के लिए कुछ शराब मिल सकती है। हान ची को शराब पीना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे राजकुमार से कुछ और मिलने की उम्मीद है। शेनली का चेहरा ठंडा था, लेकिन वे सैन्य शिविर में थे, इसलिए वे केवल अपनी आवाज उठा सकते थे और कह सकते थे, आज दिव्य भगवान ने थाम ली को हरा दिया है। यदि आप कुछ चाहते हैं तो कृपया कहें। मैं राजकुमार से 3 बातें पूछना चाहता हूँ। हान जी ने मंच के नीचे जनरलों पर नजर डाली, जब तक कि उसने मो फैंग को बाहर खड़े और फू रोंग जून को उसके बगल में खड़े नहीं देखा। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जनरल शांग बेई आपके लिए क्या है? जब उसका नाम बताया गया तो शांग बेई दंग रह गया। आसपास के सभी जनरलों ने उसे संदिग्ध आंखों से देखा। शांग बेई घबरा गया और उसके सिर पर पसीना आ गया। मेरे स्वामी ऐसा क्यों पूछेंगे? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। थाम ली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस एक सहकर्मी। तो यह बूढ़ा जनरल शाही परिवार के लिए क्या है? हान ची ने सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े जनरल की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह भी एक सहकर्मी है। और राजकुमार के लिए जनरल मैकफोंग क्या है? थाम लाई चुप था, उसकी आंखें बाहर मैकफोंग पर एक नजर डाली, फिर जनरल फाट डुंग को देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। आज यह हान ची सेना उसके शब्दों को अंत तक उजागर करना चाहती है। इससे पहले जब मैकफोंग ने अपनी भावनाएं उसके सामने व्यक्त की थीं, तो उसने साफ इनकार कर दिया था, जिससे उसे कहीं भी कोई उम्मीद नहीं दिखी थी। फॉर्ट डुंग क्वान से निजी तौर पर कहे गए शब्द केवल उसे डराने के लिए थे, जिससे उसे पता चल सके कि पीछे हटना मुश्किल है। लेकिन अब आज उसने मैकफोंग की मदद करने के लिए झूठ बोला। बेशक वह इस झूठ को नहीं छिपा सकती थी और मैकफोंग को झूठी उम्मीद नहीं दे सकती थी। इसके अलावा आज सभी जनरल और सैनिक मौजूद हैं। वे सिर्फ सहकर्मी हैं। उसने उदासीनता से यह कहा। इस समय हान ची ने खुशी से अपने होठों को मोड़ लिया। नीचे के सभी सेनापति इन 3 अजीब सवालों के कारण अपना सिर खुजला रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि वे किस तरह की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। केवल फाट डुंग क्वान ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और हंसा। अब भले ही थाम ली ने खुद से बार बार कहा कि उसे इन चीजों को न देखने का नाटक करना है, फिर भी वह अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा भींचने से खुद को नहीं रोक पाई। भगवान हान ची, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। उसने ठंडे अंदाज में हान ची को देखा, फिर मुड़कर नीचे चली गई।
सबसे पहले मैकफोंग के पास गई और उसे सख्त निर्देश दिया, अब से अगर फाट डुंग की वह सेना अभी भी तुम्हारे साथ चिपकी रहती है तो उसे पीटना, अगर वह मर जाता है तो मुझसे निपटना। मैकफोंग दंग रह गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, महाराज, क्या आप अपने अधीनस्थ की मदद नहीं कर सकते? थामली का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसने उसे घूर कर देखा। मैकफोंग तुरंत चुप हो गया। इस समय आसपास के सभी जनरलों ने अपने सभी संदेह दूर कर दिए और थामल्य के पास जाकर उन्हें शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। शेन ली को जनरलों द्वारा खींचकर ले जाने की प्रतीक्षा करते हुए मो फेंग अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और उसे जनरलों के साथ बात करते हुए देखता रहा। उसके होठों के कोने अनजाने में फड़क रहे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, महामहिम। अचानक हवा का एक झोंका आया। मो फेंग को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वह यह पता लगा पाता कि हवा किस दिशा से बह रही है, उसने किसी को पुकारते हुए सुना। मो फेंग। भीड़ में से थाम ली ने अचानक मुड़कर उसकी ओर हाथ हिलाया। चलो चलें, मैक। फोंग दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका अधीनस्थ सैन्य शिविर की रखवाली कर सकता है। उसे ले जाओ। थाम ली ने आदेश दिया। मुड़कर आगे चलना जारी रखा। दो जनरल मैकफोंग को ले जाने के लिए आए। सैन्य शिविर से भीड़ निकल गई। सैनिक हमेशा की तरह प्रशिक्षण जारी रखने के लिए वहीं रुक गए। भगवान फाट डोंग खुशी खुशी प्रशिक्षण मंच पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वे अपनी खुशी नहीं छिपा सके और हान ची को प्रणाम किया। भगवान, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हान ची ने फाट डुंग क्वान की ओर देखा, बस किसी को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। इससे वह खुश क्यों नहीं हो सका? वह जो देखना चाहता था वह शांत शेनली नहीं था जो उसके सामने खड़ा था। लॉर्ड फू रोंग ने अपना सिर उठाया। जिंगजी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। उसने अपने होंठ हिलाए और कहना चाहा, मेरे प्रभु, ऐसा नहीं लगता कि आप किसी को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन जब शब्द उसके मुंह में पहुंचे तो लॉर्ड फू रोंग ने चतुराई से उन्हें निगल लिया और अपने शब्दों को बदल दिया। उस मामले में लॉर्ड फू रोंग अपनी छुट्टी ले लेंगे। यह कहकर वह थाम लाई का पीछा करने लगा। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसने हान ची को उदासीनता से कहते सुना, तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही असभ्य लग रहे हो। फॉर्ट डुंग क्वान का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने अपना सिर हान ची की ओर देखने के लिए घुमाया। तभी हान ची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बेशक हान ची राजकुमार को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराता। भगवान फाट डुंग ने चुपके से राहत की सांस ली। कल मैंने स्वर्गीय क्षेत्र को संदेश भेजने के लिए एक कागज की क्रेन बनाई थी। मैं सब कुछ स्वर्गीय सम्राट पर छोड़ता हूँ कि वह निर्णय ले। हान ची मुड़ा और चला गया। भगवान फाट डुंग को प्रशिक्षण मंच पर अकेला छोड़ दिया। ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था। ऐसा लग रहा था उसने सम्राट की गुस्से भरी चीखें और मेज पर धमाकों की आवाजें सुनी थी। उस रात थाम ली और सेनापतियों ने वापस लौटने से पहले देर रात तक शराब पी। मैकफोंग नशे में धुत थाम ली को वापस शाही महल ले गया। उसे अलविदा कहा। थाम ली ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। मुख्य द्वार के सामने की तस्वीर वाली दीवार को पार करते हुए उसने देखा कि हान ची ने एक पतली शर्ट पहनी हुई थी। लापरवाही से दूसरी शर्ट पहन ली थी। वह आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी होकर सीधे उसकी ओर देख रही थी। उनकी नजरें मिली। शेन ली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर घुमाकर रुया को देखने लगी। महाराज, आप स्वर्ग में शादी करने वाले हैं। इतनी रात को ऐसे आदमी के साथ वापस आना ठीक नहीं है।
शेनली रुक गई। आंगन में लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर चमकी, जिससे उसकी विशेषताएं और भी स्पष्ट हो गईं। लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं आई। ओह, अच्छा नहीं है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? थामली रुकी और ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे साथ किसी का रिश्ता है और वह तुम्हारे माथातों से चिपका हुआ है। क्या यह एक ईश्वरीय भगवान के लिए अच्छी बात है? थामली को इस लहजे में किसी से बात करते हुए शायद ही कभी सुनते हुए हान ची ने भौहें सिकोड़ी। तुम नशे में हो। तुम अभी भी बहुत होश में हो। थामली की आंखों में कुछ ठंडक, कुछ गुस्सा और उससे भी ज्यादा अस्पष्ट भावनाएं थी। वह ठंडी हंसी। अगर मुझे कहना होता कि क्या अच्छा है, तो आज थामली ने फाट डुंग क्वान को मेरी बातों पर यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। यही अच्छा था। उसके विचारों को समाप्त कर दो, मेरे अधीनस्थों की सहायता करो, तथा फाट डंग सेना को भी इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाने और मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने से बचाओ। और आज तुमने क्या किया, हान ची क्वान? हाँ, महान। थामली ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। आखिरकार थामली को हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? लेकिन निश्चित रूप से हान ची क्वान को यह नहीं पता होगा कि थामली की नज़र में आपके कार्य वास्तव में एक ईर्ष्यालु मनुष्य की तरह दिखते हैं, जो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है ना, महाराज? क्या आप थामली से प्यार करते हैं? हान ची चुप रहा, फिर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा, अपना सिर झुकाया और हंसा। महाराज नशे में हैं। मैं? प्यार कैसे हो सकता है? एक प्राचीन देवता बिना इच्छा या चाह के वह किसी से कैसे प्यार कर सकता है? शेनली को बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो शेनली ने मुड़कर अंदर जाने पर रात की हवा में एक ठंडी बात सुनी। अब से चाहे शेनली किसी की भी रक्षा करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, मुझे उम्मीद है कि भगवान जिंगजी इसमें दखल नहीं देंगे। कृपया शेनली को जीने का एक रास्ता दें। ठंडी हवा बहकर जिंगजी के बालों को उड़ाती हुई चली गई। उसने अपना सिर उठाकर दानव लोक के भूरे आकाश को देखा और काफी देर बाद उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।